एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की जो बुक आई है न्यू, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो इस चैप्टर का हमने अच्छे से पढ़ लिया था, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके मीनिंग सब देख लिए थे। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट is state whether the following sentences are true or false. Share your answer with your classmates and teacher. नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको देखना है कि वो ट्रू है यानी कि ठीक है, फॉल्स यानी कि गलत है। फिर अपने आंसर को आपको अपनी क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर भी करना है। फर्स्ट है इसमें, द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। तो जो ग्रैंड मदर थी वो कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स को सीखना चाहती थी और अपने आप को क्या इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी, आत्मनिर्भर वो बनना चाहती थी। तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। सेकेंड है, द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रे टू हर वाइल द नरेटर वॉज अवे। तो जो ग्रैंड मदर थी वो गांव में किसी से काशी यात्रे जो नॉवेल था उसको पढ़ने के लिए कहती है, जब नरेटर जो है कहीं गांव में शादी में गई हुई थी तब। तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि ग्रैंड मदर ने किसी से कहा ही नहीं था पढ़ने के लिए, वो तो नरेटर का वेट कर रही थी कि कब वो आएगी और उन्हें काशी यात्रा पढ़ के सुनाएगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड है, द नरेटर वॉज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़ा। जो नरेटर है वो उसकी दादी माँ की फर्स्ट टीचर है और उसी ने उन्हें कन्नड़ा लैंग्वेज जो है सिखाई है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ है, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट देयर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। जो ग्रैंड मदर है उनका ये विश्वास है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो बिल्कुल ठीक है ये बात, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। फिफ्थ है, द ग्रैंड मदर टच द नरेटर्स फीट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ हर एज ए टीचर। जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उसने नरेटर के पैर छुए थे, बल्कि नरेटर उनकी ग्रैंड डॉटर थी, पोती थी, तो इसलिए वो बहुत छोटी थी, तो भी जो दादी माँ ने उनके पैर छुए थे, तो ये प्रतीक है कि टीचर का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सिक्स्थ है, द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड इन लर्निंग टू रीड। जो नरेटर थी वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुई थी जब अपनी ग्रैंड मदर्स की जो वो सीख रही थी उसे सिखाने में उनकी प्रोग्रेस को देख के। तो ये बात गलत है, वो डिसअपॉइंटेड नहीं हुई थी, बल्कि वो तो बहुत खुश हुई थी क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की थी। तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट है, व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज। जब मैं वापस अपने गांव आई, आई सो माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। मैंने अपनी ग्रैंड मदर्स की आंखों में आंसू देखे। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बहुत सरप्राइज हुई थी। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो वो कहती है कि मैंने कभी भी अपनी ग्रैंड मदर को जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी उसमें भी कभी रोते हुए नहीं देखा। वट हैड हैपन, आई वॉज वरीड। तो ऐसा क्या हुआ था, मैं बहुत चिंतित थी। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट। अव्वा, क्या सब कुछ ठीक है। आर यू ओके, आप ठीक हैं। आई यूज टू कॉल हर अव्वा। मैं अपनी जो ग्रैंड मदर है उनको अव्वा कहती थी। विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो नॉर्थ कर्नाटका में जो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे मदर को अव्वा कहा जाता है। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। तो वो अपनी गर्दन हिला देती है लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। उस समय मैं ये समझ नहीं पाई कि ऐसा उन्होंने क्यों करा और मैं उस चीज़ को भूल भी गई। इन द नाइट, लेकिन रात के समय, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। हम अपने घर के ऊपर जो छत है, खुली छत है, वहाँ पे सोते हैं, सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, ये गर्मियों की रात थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, पूरा चांद निकला हुआ था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई और मेरे पास में, मेरे साथ में बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फोरहेड। उनका जो प्यार भरा हाथ था, उन्होंने प्यार भरे हाथ से मेरे फोरहेड पे टच किया। तो ये स्टोरी सी दी हुई है। अब आपसे पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस
टेल इज दैट द ग्रैंड मदर वॉज। तो ये जो फ्रेज है यहाँ पे लिखा था कि मैंने अपनी दादी माँ को कभी भी रोते हुए नहीं देखा, बल्कि चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए। तो ये क्या शो करता है कि उसकी दादी माँ कैसी थी, स्ट्रॉन्ग विल थी, अंडरस्टैंडिंग थी, कॉन्सिडरेट थी या बोल्ड थी। बोल्ड होता है कि बहुत ज़्यादा बहादुर होना, कंसिडरेट होता है इमोशनल होना कि किसी के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदार होना, स्ट्रॉन्ग विल्ड। तो उसकी जो दादी माँ थी बहुत स्ट्रॉन्ग विल थी, दृढ़ निश्चय वाली थी, डिटरमाइंड थी, है ना। तो आंसर हम लिखेंगे आंसर नंबर ए, यहाँ लिखेंगे स्ट्रॉन्ग विल्ड। नेक्स्ट है 2, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शन दिए हुए वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। करेक्ट ऑप्शन, ग्रैंडमदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑल राइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू। तो जो ग्रैंड मदर है उन्होंने रिप्लाई नहीं किया जब नरेटर ने उनसे पूछा था कि आप ठीक हैं क्या, सब ऑल राइट हैं, आप ठीक हैं। तो उस समय दादी माँ ने रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि वो टायर्ड थी, थकी हुई थी, या वो इमोशनल थी। तो इसका आंसर लिखेंगे हम वो इमोशनल थी, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू थे, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के कारण उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई थी, है ना। थर्ड है आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट अ रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम। तो हमने जो ऊपर एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसमें क्या इंडिकेट करता है, क्या चीज़ से आपको पता लगता है कि ये जो सेटिंग है वो एक ट्रेडिशनल कस्टम की है, एक ग्रामीण क्षेत्र की है। तो कौन सी लाइन से हमें पता लगता है, तो थर्ड का आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे द लाइन व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, कि इस लाइन से जब मैं अपने गांव वापस आई, एंड द फैक्ट दैट दे वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ देयर हाउस। और कौन से फैक्ट से, कि इस बात से पता लगता है कि वो अपने घर में खुली छत पे, जनरली गांव में छत के ऊपर ठंडी हवा चल रही होती है ना, तो छत के ऊपर खुले में सोया जाता है। ऑन ए फुल मून समर नाइट गिव अस द क्लू दैट, और पूरा चांद निकला होता, तो ये जो क्लू है ये इससे हमें पता लगता है वर इन ए विलेज। ये सब कहाँ की बात है, ये एक विलेज की बात है, एक रूरल क्षेत्र की बात है। ट्रेडिशनली पीपल इन रूरल एरिया स्लीप ऑन द टेरेस और कोर्टयार्ड इन समर। तो ज़्यादातर जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में या तो अपने घर पे जो छत है, टेरेस है, वहाँ पे सोते हैं, या आंगन में गर्मियों में, या तो आंगन में सोते हैं। ठीक है, तो इस लाइन से हमें पता लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है विच लाइन्स टू ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टैब्लिश अ टेंडर एटमोसफेयर। कौन सी लाइन से, एक्सट्रैक्ट की कौन सी लाइन से हमें पता लगता है कि टेंडर एटमोसफेयर है। टेंडर यानी कि शांत और अच्छा, जैसे सजा हुआ जो एटमॉस्फेयर है। तो हमें कौन सी लाइन से पता लगता है, कि इस लाइन से पता लगता है द लाइन्स अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, क्रिएट अ जेंटल एंड वार्म एटमॉस्फेयर। तो टेंडर एटमॉस्फेयर का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे कि एक इमोशनल एटमॉस्फेयर हो, है ना, जेंटल एटमॉस्फेयर हो। एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण। तो किससे पता लगता है, कि इस बात से पता लगता है कि वो जो अम्मा है उनके नरेटर के पास आके बैठती हैं और एक प्यार भरा हाथ से उसके फोरहेड पे टच करती हैं। तो ये जो लाइन है इस वाले जब वहाँ पे जो वातावरण बना होगा वो कैसा होगा, जेंटल और वार्म होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Which of the following aspect is not emphasized in the given extract? अब इसमें से बताना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं हुई थी, नोट का बताना है, नोट। तो फर्स्ट है द इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंड मदर। तो टर्मोइल होता है एक बहुत बड़ा, जैसे इमोशनल नहीं होता है, लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उलझ जाते हैं अपनी सिचुएशन में। तो क्या ग्रैंड मदर ऐसी थी सिचुएशन में? हाँ बिल्कुल, वो तो इमोशनल भी थी और उसको पढ़ने के लिए इतनी व्याकुल भी थी और वो इंडिपेंडेंट भी होना चाहती थी। तो बहुत सारे उनके पास इमोशनली टर्मोइल थे। तो ये बात तो ठीक है। बी है द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड हर ग्रैंड मदर। तो एक अफेक्शनेट बॉन्ड था दोनों के बीच में, एक आत्मीयता, प्रेम भरा एक बॉन्ड था नरेटर और ग्रैंड मदर के बीच में। तो ये बात भी ठीक है। सी है द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन। जो ग्रैंड मदर है वो रिग्रेट करती हैं लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उन्हें पढ़ाई नहीं की थी, उन्हें एजुकेशन नहीं मिली थी। तो ऊपर वाले एक स्टेट पैराग्राफ को जो हमने पढ़ा था उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, फिलहाल तो नहीं लिखा था ना कि उन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए रिग्रेट कराओ, तो ऐसा नहीं लिखा इसमें। द नरेटर्स कंसर्न
फॉर हर ग्रैंड मदर, जो नरेटर है वो कंसर्न है अपनी ग्रैंड मदर को लेके, ये बात भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि नोट पूछा था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल की शुरुआत से कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हूँ। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, कि दशहरा पे जो सरस्वती पूजा होगी, पूजा वाला दिन होगा, उस दिन मैंने ये डेडलाइन किया है कि मैं उससे पहले तक जो अल्फ़ाबेट से कन्नड़ा लैंग्वेज सीख चुकी होंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन। उस दिन मैं नॉवेल पढ़ने के लिए पढ़ने लायक अपने आप को बन जाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। आई सो द डिटर्मिनेशन और हर फेस, मैंने उनके चेहरे पे एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय देखा। येट, लेकिन आई लाफ्ड एट हर, लेकिन फिर भी मैं उनके ऊपर हंसी। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स, कि अव्वा 62 साल की उम्र में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। योर हैंड्स आर विंकल्ड, आपके हैंड्स पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं। यू वियर स्पेक्टेकल्स, आप चश्मे पहनती हैं। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, अब आप रसोई में बहुत ज़्यादा काम भी करती हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मैंने एक बचकाने तरीके से उनका मजाक उड़ाया एक बूढ़ी लेडी का। बट शी जस्ट स्माइल, लेकिन वो सिर्फ स्माइल ही कर रही थी। तो फॉर ए गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड, तो ये एक अच्छा कारण है अगर आप किसी चीज़ को लेकर डिटरमाइंड हैं, दृढ़ निश्चय है। यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकते हैं, यानी उससे बाहर निकल सकते हैं। ऑब्स्टेकल होती है बाधा, उस बाधा को पार कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं किसी से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, चाहे कोई भी हो उससे ज़्यादा मेहनत करूँगी। बट लेकिन आई विल डू इट, मैं ये ज़रूर करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, सीखने के लिए कोई भी एक एज बार, उम्र की सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए आपको एक पैराग्राफ दिया होता। फर्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछा है, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स स्टेटमेंट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। तो जो वो चाहती थी कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ग्रैंड मदर के कैरेक्टर के बारे में क्या बताती है आपको। शी वॉन्टेड टू बी लिटरेट, वो लिटरेट होना चाहती थी, कि वो सिर्फ पढ़ना चाहती थी। शी डिज़ायर सेल्फ सफिशियंसी, वो चाहती थी सेल्फ सफिशियंसी यानी कि आत्मनिर्भर बनना, इसको भी यही कहते हैं सेल्फ सफिशियंट होना। शी वॉन्ट्स टू बी प्रूव हर इंटेलिजेंस टू अदर्स, वो अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धिमत्ता को दूसरों को दिखाना चाहती थी। शी फील्स प्रेशर्ड बाय सोसाइटी टू लर्न, समाज द्वारा उन्हें प्रेशर किया जा रहा था सीखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लिटरेट भी नहीं होना थी, वो तो सिर्फ सेल्फ सफिशियंसी चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं सेल्फ सफिशिएंट बन जाऊं, मतलब किसी पर निर्भर ना रहूं। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में से चूज करके आपको अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है यहाँ पे। द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन शोज द लर्निंग हैज़ नो, तो जो ग्रैंड मदर का दृढ़ निश्चय ये दिखाता है कि सीखने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, जेंडर नहीं है, कल्चर बायर्स नहीं है। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने बोला था कि कोई एज नहीं है। 62 ईयर्स की एज में भी अगर हम दृढ़ निश्चयी हैं, डिटर्मिनेट हैं, तो हम सीख सकते हैं। ओके, आंसर आ जाएगा एज लिमिट। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीजन। रीजन के साथ आपको ये कंप्लीट करना है। द नरेटर लाफ एट हर ग्रैंड मदर्स डिसीजन, जो नरेटर होती है वो ग्रैंड मदर के डिसीजन पे हंसती है। टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 62, कि 62 ईयर्स की एज में वो अल्फ़ाबेट सीखेंगी। बिकॉज क्योंकि आगे का आंसर आपको लिखना है, जैसे हम लिखेंगे थर्ड है ना, थर्ड का लिखेंगे, क्योंकि बिकॉज इट सीम्स टू बी अ ridiculous propositions as her grandmother was already an old woman, क्योंकि उसे लगता था कि ये जो ग्रैंड मदर हैं वो पहले से ही बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं।
एंड एजुकेशन वुड बी अ लिटल यूज इन हर फ्यूचर, और उनके फ्यूचर में अब एजुकेशन की इतनी क्या यूज़ है, अब तो वो बुढ़ी हो चुकी हैं, तो एजुकेशन का अब इस उम्र में सीख के वो क्या करेंगी, तो शायद इसलिए वो हंसी होगी। ठीक है, आंसर हमने ये लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट एनी 2 क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर की 2 क्वालिटी आपको लिखनी है जो हमें पैराग्राफ पढ़ा है उसमें से। तो यहाँ लिखेंगे हम 4th का आंसर, द ग्रैंड मदर वॉज क्यूरियस अबाउट थिंग्स आउटसाइड हर डे टू डे लाइफ। तो जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत क्यूरियस थी, जानने की इच्छुक थी कि हर दिन उनके घर के बाहर मतलब आउटसाइड में क्या होता है, रोज के दिनचर्या में रोज क्या क्या होता है, वो बहुत क्यूरियस रहती थी इसके बारे में जानने में। एंड वॉज डिटरमाइंड टू बिकम सेल्फ रियलेंट। सेल्फ रियलेंट का मीनिंग भी यही होता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती थी, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। एंड लिटरेट, और पढ़ना चाहती थी। ऑल दो शी वॉज ओल्ड, बेशक से वो ओल्ड हो, चाहे बूढ़ी हो चुकी हो, तो भी वो शिक्षा लेना चाहती थी। शी वॉज स्ट्रॉन्ग विल्ड, उनकी एक स्ट्रॉन्ग विल थी। एंड डिड नॉट डिस्प्ले हर इमोशंस टू अदर, और वो अपनी इमोशंस को किसी के भी सामने इतनी जल्दी आसानी से नहीं दिखाती थी। मतलब हमने स्टोरी में पढ़ा ना कि वो जल्दी से, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, वो जल्दी से नहीं रोती थी, और इतनी जल्दी वो किसी के पास अपनी जो काशी यात्री थी किसी को पढ़वाने भी नहीं गई। तो वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग लेडी थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशंस अबाउट हर ग्रैंड मदर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो नरेटर थी, अजम्पशंस होते हैं कि उनके बारे में कुछ विचार बना लेना। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में क्या विचार बनाए थे, तो क्या थे, देखो आंसर देखेंगे हम 5th का, द नरेटर हैज़ ऑलवेज सीन हर ग्रैंड मदर बिजी इन द किचन। तो जब ग्रैंड मदर उससे कहती है ना कि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हूँ, तो नरेटर ने उनके बारे में क्या विचार बना रखे थे, तो वही है कि वो नरेटर देखती थी कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो हमेशा किचन में बिजी रहती हैं। एंड हेल्पिंग इन रनिंग द फैमिली स्मूथली, और फैमिली अच्छे से चले इसमें वो हेल्प करती थी। शी लाइक अदर्स हैड एज्यूम्ड दैट हर ग्रैंड मदर्स एक्टिविटीज वुड बी लिमिटेड टू हाउस होल्ड चोर्स। तो उसका ये अजम्स था कि वो सोचती थी कि ग्रैंड मदर की जो एक्टिविटी है वो लिमिटेड है सिर्फ घर के काम तक। एंड कन्वर्सिंग विद अदर्स लेडीज टू सिमिलर एज इन द टेम्पल पार्क, और जो उनकी उम्र की जो लेडीज़ थी उनके साथ वो मंदिर में जाके बातें करती थी। वो ये देखती थी कि ग्रैंड मदर के तो यही काम है। देयरफॉर, इसलिए व्हेन हर ग्रैंड मदर वांट्स टू लर्न टू रीड इट अपीयर्स टू बी आउट ऑफ कैरेक्टर्स टू द नरेटर। तो इसीलिए जो उसने सोचा था ना, जब उसने दादी माँ ने कहा था कि मैं सीखना चाहती हूँ, तो ये सब जो बातें थी नरेटर ने अपने दिमाग में उनके बारे में जम्पशन बना रखे थे कि वो तो सिर्फ किचन में बिजी रहती हैं, 62 ईयर्स की एज में वो कैसे सीख पाएंगी, उनका काम तो सिर्फ अपनी जो सिमिलर एज की जो लेडीज़ है उनके साथ बातें करना है। तो ये सारी जो अजम्पशंस थी ये नरेटर ने बना रखी थी। ठीक है, सेकेंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इनका आंसर करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड हर वाइल द नरेटर वॉज अवे। तो आप क्या सोचते हैं कि ग्रैंड मदर अपने आप को एम्बेरेस्ड क्यों फील कर रही थी कि वो किसी से भी अपनी जो नॉवेल थी उसे पढ़ने के लिए नहीं कह रही थी, जब नरेटर गांव से बाहर किसी मैरिज में गई हुई थी, तो क्यों एम्बेरेस्ड फील कर रही थी। तो फर्स्ट का आंसर देखो, तो आई बिलीव दैट द ग्रैंड मदर बीइंग ए स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, तो मेरा ये बिलीव है कि जो ग्रैंड मदर है वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन है। फाउंड इट एम्बेरेसिंग टू डिस्प्ले हर इनएबिलिटी टू रीड, तो वो शायद ये चाहती, मतलब ये देखती थी कि अगर वो पढ़ नहीं सकती तो इस बात को वो अपनी एक इनएबिलिटी मानती थी, वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, डिस्प्ले नहीं करना चाहती थी। एंड रिवील हर डिस्पैरेट चाइल्डिश डिजायर टू नो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, और वो ये नहीं दिखाना चाहती थी कि कैसा उनका एक चाइल्डिश डिजायर है कि वो चाहती हैं कि नेक्स्ट पार्ट स्टोरी में क्या हुआ है। तो खामखा मैं किसी से कहूँगी कि पढ़ के सुनाओ तो यही सोचेंगे कि मेरे बारे में देखो कितना कैसा बिहेवियर है इनका कि इनसे रुका नहीं जा रहा पढ़ने के लिए। शी वॉज एप्रीहेंसिव दैट पीपल मे लाफ एट हर इफ दे केम टू नो ऑफ हर शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स होता है कमियाँ, तो वो सोचती थी शायद लोग मेरे पे हंसेंगे, है ना,
तो अगर मैं उनसे ये पढ़ने के लिए कहूँगी और वो मेरी कमियों पे हंसेंगे, ये कमी कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो वो सोचती थी कि शायद लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, इसलिए वो अपने आप को एम्बैरेस फील कर रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination? तो शुरुआत में जो नरेटर थी वो अपनी ग्रैंड मदर्स के डिटर्मिनेशन पे हंसती है। टू लर्न एट द एज ऑफ 62, कि वो 62 ईयर्स की एज में सीखना चाहती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द नरेटर फाउंड इट फनी दैट हर 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वुड वॉन्ट टू लर्न कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स। तो नरेटर देखती है कि 62 ईयर्स की एज में जो इसकी ग्रैंड मदर है वो कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखना चाहती है। फर्स्टली पहले बिकॉज इट वॉज एन अनयूजुअल थिंग्स टू डू फॉर एन एज्ड लेडी एट अ विलेज, कि गाँव में इतनी, मतलब ये एक अनयूजुअल थिंग है कि वो आप ये सीखना चाहती हैं इतनी ओल्ड होने के बाद। सेकेंडली बात ये हो सकती है, शी हैड ऑलवेज सीन हर ग्रैंड मदर वर्किंग इन द किचन, और वो ये देखती थी कि हमेशा उसकी जो ग्रैंड मदर है वो घर में ही, रसोई में ही काम करती रहती हैं। एंड नेवर हैविंग एनीथिंग टू डू विद बुक्स, और उनका बुक्स कोई काम नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे वो बुक्स से। थर्डली हर लर्निंग वुड नॉट बी वेरी यूजफुल इन हर फ्यूचर एज शी वॉज ऑलरेडी 62, और वो ये भी सोचती थी कि जब सीखना है, पढ़ाई सीखना 62 ईयर की एज में उनके फ्यूचर में कुछ भी काम नहीं आएगी, तो वो ये भी सोचती थी इनके लिए वेरी यूजफुल, अब यूजफुल नहीं है कि 62 ईयर्स की एज में कि वो अल्फ़ाबेट सीखे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, इसलिए वो उन पर हंसी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे हैव इन बोथ द ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। तो काशी यात्रे की जो स्टोरी है वो क्या सिग्निफिकेंस करती है दोनों की लाइफ में, ग्रैंड मदर की लाइफ में भी और जो स्टोरी है उसमें भी। मतलब काशी यात्रे की स्टोरी ने ग्रैंड मदर की लाइफ पे किस तरीके से प्रभाव डाला, हम ये कह सकते हैं। तो थर्ड का आंसर देखते हैं। द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे इज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट ए चेंज इन द ग्रैंड मदर्स लाइफ विच इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। तो जो काशी यात्रा थी उसने एक इंस्ट्रूमेंट ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजिंग, ग्रैंड मदर्स की लाइफ में एक चेंज किया, क्योंकि वो सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी थी। जस्ट लाइक द प्रोटैगनिस्ट ऑफ काशी यात्रे द ग्रैंड मदर टू डिज़ायर टू विजिट, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर था उसमें, काशी यात्रा में जो मेन कैरेक्टर था वो ये चाहती थी, उसमें भी एक बूढ़ी लेडी थी, वो काशी की यात्रा पर जाना चाहती थी, तो दादी अपने आप को उससे जोड़ रही थी। Desire to visit Vishwaveshwara temple in Kashi. Grandmother was desperate to know how to story proceeded but was unable to do when the narrator went away for a week to attend a wedding. तो जो दादी थी वो आगे की स्टोरी नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि जो नरेटर थी वो कहाँ गई थी, कुछ एक वीक के लिए दूसरे गांव में वेडिंग में गई थी। शी फेल्ट हेल्पलेस, तो इस समय जो दादी थी अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही थी। एंड स्टार्ट एट द पेजेस, और जो पेजेस पे वो अपने हाथ को रगड़ रही थी। हर सेल्फ रिस्पेक्ट स्टॉप्ड हर फ्रॉम आस्किंग समवन एल्स टू रीड आउट द स्टोरी टू हर, और वो किसी से ये भी नहीं कह रही थी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण कि वो उनके लिए वो स्टोरी पढ़ दे, किसी से नहीं कहा उन्होंने। एज इट वुड एक्सपोज हर वल्नरेबिलिटी, द स्टोरी ऑफ काशी यात्री मेड ग्रैंड मदर रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो जो इस स्टोरी है काशी यात्री की, वो ग्रैंड मदर को ये रियलाइज़ हुआ कितनी इम्पॉर्टेंस है एजुकेशन, क्योंकि अगर उन्हें पढ़ना आता होता तो वो ना तो जो नरेटर है उसका वेट करती कि वो शादी में से आ जाए फिर मुझे पढ़ के सुनाए, ना ही वो किसी का इंतज़ार करती कि कोई किसी और से मैं कहूँ जाके कि मुझे पढ़ के सुना दे, ना ही वो एम्बैरेस फील करती। फॉर एन इंडिपेंडेंट लाइफ, तो उन्हें इस स्टोरी से समझ में आया कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन समझ में आई, और एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। शी बिकेम डिटरमाइंड टू लर्न कन्नड़ा फ्रॉम हर ग्रैंड डॉटर होम शी मेड हर गुरु। तो उन्होंने ये डिटरमाइन किया इसी बात से लेकर कि वो कन्नड़ा के जो अल्फ़ाबेट्स हैं अपने ग्रैंड डॉटर से सीखेंगी, और इसीलिए उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को अपना गुरु बनाया, अपनी टीचर बनाया। ठीक है, तो ये सब था जो काशी यात्रा की स्टोरी ने उनके जीवन में बदलाव लाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर।
कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखने की उनकी जो डिज़ायर है वो उनके बारे में क्या रिफ्लेक्ट करती है, ग्रैंड मदर के बारे में क्या रिफ्लेक्ट करती है। फोर्थ का आंसर देखो, द ग्रैंड मदर हैड स्पेंड हर एंटायर लाइफ विदाउट रीडिंग अ वर्ड। तो ग्रैंड मदर ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ भी एक भी वर्ड पढ़े बिना ही गुजार दी थी। हाउएवर हर इनएबिलिटी टू रीड द स्टोरी ऑफ काशी यात्री ड्यूरिंग द नरेटर्स एब्सेंस, और उन्होंने ये देखा कि मेरी ये इनएबिलिटी है कि मैं स्टोरी नहीं पढ़ पा रही क्योंकि नरेटर अभी नहीं है, उसकी एब्सेंस है। मेड हर रियलाइज दैट शी वॉज हेल्पलेस। तो इसी सब बात ने उनको ये रियलाइज़ किया कि वो कितना अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही है। एंड डिपेंडेंट एज एन इलिटरेट पर्सन, और अपने आप को डिपेंडेंट महसूस कर रही है कि अगर वो नहीं है तो मैं इसको पढ़ नहीं पा रही, तो मैं कितनी हेल्पलेस हूँ और डिपेंडेंट हूँ। हर डिज़ायर टू लर्न एट 62 पोर्ट्रेट्स हर फायरसली इंडिपेंडेंट स्पिरिट। तो इसीलिए 62 ईयर की एज में भी उन्होंने ये सोचा कि मैं अल्फ़ाबेट सीखूंगी ताकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकें। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हर इंटेलिजेंस, ये रिफ्लेक्ट करती है कि उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में। एंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन टू ओवरकम द ऑब्स्टैकल डिस्पाइट हर एज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द हाउस होल्ड। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर वो सीखना चाहती हैं, ये डिटर्मिनेशन दिखाता है कि अगर आपको सीखने के लिए दृढ़ निश्चयी हैं तो कोई भी ऑब्स्टैकल आपकी बाधा नहीं बन सकती, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द हाउस होल्ड की वो, और कोई भी आपकी एज है, एज बार भी आपका मतलब उम्र की कोई सीमा नहीं हो सकती अगर आप डिटर्मिनेट हैं किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट लेसन्स कैन बी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शंस ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट। तो इस जब ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छुए थे, तो ये जो एक्शन है वो क्या दिखाता है जब उन्होंने अपने ग्रैंड डॉटर के पैर छुए थे, क्योंकि ग्रैंड डॉटर को ही तो उन्होंने अपना गुरु बनाया था और ग्रैंड डॉटर ने ही अपनी ग्रैंड मदर को सब सिखाया था, कन्नड़ वगैरह पढ़ना। तो ये एक्शन आपको क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो ग्रैंड मदर्स एक्शंस ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट डिस्पाइट द ह्यूज एज डिफरेंस। तो जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने अपने ग्रैंड डॉटर के पैर छुए थे, बल्कि उनके बीच में एज का बहुत डिफरेंस था, वो उनकी पोती थी। टीचर्स अस दैट द टीचर और द गुरु मस्ट बी रिस्पेक्टेड फॉर इम्पार्टिंग प्राइसलेस नॉलेज। तो जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो रिस्पेक्ट होते हैं, अपने प्राइसलेस नॉलेज हमें वो देते हैं, इसलिए वो रिस्पेक्टेबल होते हैं। द टीचर कमांड्स रेस्पेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। जो टीचर्स होते हैं वो रिस्पेक्ट के काबिल होते हैं, चाहे उनकी कोई भी एज हो, कास्ट हो, क्रीड हो, जेंडर हो। इट टेल्स अस दैट वन मस्ट बी ग्रेटफुल एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द टीचर हु एलाइटन्स एम्पावर्स एंड हेल्प वन टू बिकम इंडिपेंडेंट। क्योंकि जो टीचर हैं वो हमें ही एनलाइटन्स बनाते हैं, एम्पावर्स बनाते हैं, एजुकेटेड करते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं, है ना। द ग्रैंड मदर्स humility and respect towards Indian tradition is reflected through her action। तो ग्रैंड मदर का ये एक मानवता दिखाती है, कि एक रिस्पेक्ट दिखाती है कि कैसे उन्होंने अपनी जो ग्रैंड डॉटर थी, क्योंकि उसको उन्होंने गुरु माना था, उनके पैर छूना ये प्रतीक दिखाता है कि इंडियन ट्रेडिशन का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन्स टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी। कौन सी लाइन से हमें जो स्टोरी की ब्रॉडर थीम, बहुत बड़ी जो थीम है, मतलब थीम के बारे में पता लगता है, कौन सी लाइन से? फॉर ए गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। जब आप किसी भी अच्छी चीज़ को लेके डिटरमाइंड हैं करने के लिए, तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपकी बाधा नहीं बन सकती। ठीक है, मतलब कोई भी जो बाधा नहीं बन सकती, आपकी कोई भी सिचुएशन जैसे भी हो, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो कौन सी था ये ब्रॉडर जो लाइंस थी? द अबव मेंशन लाइन टेल अस दैट विल पावर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस। तो ये जो हमें लाइन दी हुई है, कौन सी? ये वाली क्वेश्चन में, फॉर ए गुड से लेके ऑब्स्टेकल तक, ये हमें दिखाती है कि विल पावर, अगर आपके अंदर एक्सट्रीमली विल पावर है और जो कि सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन विद डिटर्मिनेशन, पॉजिटिव आउटलुक एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। जो पर्सन डिटर्मिनेशन है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसका एक पॉजिटिव आउटलुक होता है, और वो एक मतलब कोई भी सिचुएशन के लिए वो पहले से ही उसके पास सॉल्यूशन होते हैं, इस तरीके का माइंडसेट हो जाता है।
विल फाइंड आउट अ वे टू ओवरकम एनी हिंड्रेंस दैट कम्स इन द पाथ ऑफ सक्सेस। हिंड्रेंस यानी कि कोई सा भी बाधा आती है, ऑब्स्टेकल ही हो जाएगा, कोई भी बाधा आती है, अगर आप डिटर्मिनेट हैं उस काम को करने के लिए तो आपके रास्ते में जो भी बाधा आएगी वो आप उसे हटा देंगे और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो एजुकेशन है, शिक्षा है, एक जीवन तक चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब आप पूरी उम्र कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एंड द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन हेल्प हर गेन एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस एट द एज ऑफ 62। तो यही डिटर्मिनेशन है जो जिसने उनकी हेल्प करी एजुकेशन लेने में, इंडिपेंडेंट होने में 62 ईयर की एज में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। तो कैसे, कितनी इफेक्टिवली इस स्टोरी ने हाईलाइट की वैल्यू ऑफ एजुकेशन की, शिक्षा की क्या कीमत है और कितना ज़रूरी है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। तो आंसर लिखेंगे हम। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन बिकमिंग सेल्फ रियलेंट यानी कि सेल्फ सफिशिएंट। द स्टोरी थ्रू द ग्रैंड मदर्स रियलाइजेशन दैट एवरीथिंग इज़ फर्टाइल इफ़ वन इज़ इलिटरेट एंड डिपेंडेंट। कि कुछ भी, अगर आपके पास कितना भी पैसा है वो भी मायने नहीं रखता अगर आप इलिटरेट है, डिपेंडेंट है। इज़ वेरी इफेक्टिव इन मेकिंग पीपल रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग एजुकेटेड। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीके से इसमें दिखाया गया है कि कितनी इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन एम्पावर्स फ्रॉम विद इन द हेल्प्स टू सपोर्ट पर्सनल इंडिपेंडेंस। एजुकेशन है जो हमें हेल्प करती है पर्सनल इंडिपेंडेंट होने में। द ग्रैंड मदर ओवरकम हर हेल्पलेसनेस by learning to read the age of 62. This shows that there is no age limit for getting educated and being independent. तो जो इस वाली स्टोरी में जो जब उन्हें पढ़ना नहीं आता तो अपने आप को वो हेल्पलेस महसूस करती हैं, डिपेंडेंट महसूस करती हैं, है ना। लेकिन 62 ईयर्स की एज में भी उन्होंने पढ़ना सीखा। ये दिखाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जो एजुकेशन है वो हमें इंडिपेंडेंट बनाती है, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहते। ठीक है, नेक्स्ट है वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। द एक्सप्रेशंस हाइड एंड सीक इज यूज्ड इन द टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल होते हैं जैसे दो वर्ड एक साथ यूज किए जाते हो और इनके बीच में जो कंजक्शन होता है वो सेम ही रहे। जैसे यहाँ पे लिखा है जैसे बाइनोमियल्स के बारे में, बाइनोमियल्स आर एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स। टू वर्ड्स के बारे में एक्सप्रेशन होते हैं, यूजुअली लिंक्ड बाय अ कंजक्शन, जो कि एक कंजक्शन से जुड़े होते हैं, लाइक एंड और दैट आर कॉमनली यूज टूगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। और ये एक फिक्स ऑर्डर में ही आते हैं। जैसे हाइड एंड सिक है तो पहले हाइड ही बोला जाएगा, सिक एंड हाइड नहीं बोला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओट्स एंड एंड्स, राइट और रोंग। ठीक है, मैच द बाइनोमियल्स इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2, यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। नीचे कॉलम 1 में कुछ बाइनोमियल्स दिए हुए हैं, कॉलम 2 में उनकी मीनिंग है जिनसे आपको इनको मैच करना है। फर्स्ट है सिंक एंड और स्विम। फर्स्ट आपका मैच होगा 7 से, सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प, कि या तो आपको सक्सेस होना है और फेल नहीं होना है, या तो डूबो चाहे तैरो, इस तरीके से। सिंक होता है डूबना, स्विम होता है तैरना। सेकंड है ऑन एंड ऑफ, ये मैच होगा आपका 5 से, समटाइम्स या ओकेजनली, जैसे कभी कभी, कभी कभार जो होता है। थर्ड है मिक्स एंड मैच, ये मैच होगा आपका 1 से, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट ए रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। मिक्स और मैच मतलब अलग अलग चीज़ों को एक साथ मैच कर देना, मिक्स कर देना। फोर्थ है ऑल और नथिंग, या तो सब या कुछ भी नहीं। फोर्थ आपका मैच होगा 8th में, समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल, या तो पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाना या बिल्कुल नहीं। फिफ्थ है पार्ट एंड पार्सल, मैच होगा आपका 2nd से, कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट पार्ट होना है, पूरा पार्सल, पार्ट एंड पार्सल। 6th है पिक एंड चूज, मतलब बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चूज करना, कुछ उठाना, तो ये मैच होगा आपका 3rd से, चूज ओनली द बेस्ट थिंग्स पीपल एट एक्स्ट्रा, मतलब कोई भी एक चीज़ चूज करना बहुत सारी चीज़ों में से। 7th है सूनर और लेटर, ये मैच होगा आपका 4th से, एट सम टाइम्स इन द फ्यूचर, मतलब कभी कभार जो चीज़ होना, सूनर और लेटर।
8 है लीप्स एंड बाउंड्स, मैच होगा आपका इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, मतलब कोई काम बहुत जल्दी होना, ठीक है, इसको कहते हैं हम लीप्स एंड बाउंड्स। तो जो मैचिंग है साइड में हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, इस तरीके से आपको मैच करना है। अब आपसे बोला नाउ यूज एनी 5 ऑफ द अबव बाइनोमियल्स इन सेंटेंसेस ऑफ आवर योर आवर। ऊपर से आपको कोई से भी 5 बाइनोमियल्स लेने हैं, जैसे 8 दिए हुए ना, इनमें से कोई से 5 लेने हैं और उनके ऊपर आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो सेंटेंस आप अपनी मर्जी से कोई से ही बना सकते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ बनाए हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है द स्टूडेंट्स वर लेफ्ट टू सिंक और स्विम ऑन देयर ऑन आफ्टर द कोचिंग सेंटर शट डाउन। तो कोचिंग सेंटर के बंद होने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं अब अपने ऊपर डिपेंड है, चाहे वो सिंक और स्विम पे, मतलब चाहे वो पढ़े चाहे वहाँ से कुछ भी करे, तैरे या डूबे, ठीक है। सेकेंड है इट रेन ऑन एंड ऑफ मेकिंग इट डिफिकल्ट टू गो ऑन ए पिकनिक। जो रेन है, बारिश है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो ये क्या कर रही है, हमें पिकनिक जाना डिफिकल्ट बना रही है। थर्ड है रूबी मिक्सेस एंड मैचेस हर एक्सेसरीज टू गेट ए डिफरेंट लुक। एक्सेसरीज होती हैं जो सामान होता है ना, आभूषण वगैरह, तो मिक्स और मैच करके पहननी एक अलग लुक लेने के लिए। 4 है मीरा वांटेड ऑल और नथिंग व्हेन इट केम टू गेटिंग अ रेस। 5th है फेलियर लाइक सक्सेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ठीक है, फेलियर क्या है, एक सक्सेस की तरह है, चाहे वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। 6th है स्टूडेंट्स वर अलाउड टू पिक एंड चूज फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। 7 सूनर और लेटर दे विल कम टू नो द ट्रूथ बिहाइंड द कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी होती है तबाही, तबाही के पीछे की जो सच्चाई है वो एक दिन उन्हें जरूर पता लग जाएगी। 8 है द प्राइस ऑफ ए गोल्ड हैज इंक्रीज इन लीप्स एंड बाउंड्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। सेकेंड है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। अनहैप्पी, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, इररिस्पेक्टिव, इंडिपेंडेंट। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। These words are made by adding suitable prefix, यानी इनके आगे जो वर्ड्स लगाए गए यानी प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे हैप्पी होता है, हैप्पी के आगे UN अन लगा दिया, ये हो गया अनहैप्पी। यूजुअल होता है, अन लगा दिया, अनयूजुअल। जो आगे वर्ड्स लगाए जा रहे हैं ना, ये होते हैं प्रीफिक्स। जैसे रिस्पेक्टिव, IR लगा दिया, इररिस्पेक्टिव। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, IN लगा दिया तो इंडिपेंडेंट। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं टू गिव एन अपोजिट और नेगेटिव मीनिंग्स टू द वर्ड, जो कि एक वर्ड को या तो अपोजिट बना देते हैं। जैसे कि हैप्पी था, हैप्पी यानी कि खुश, आगे UN लगा दिए तो अनहैप्पी हो गया यानी कि दुखी होना। तो या तो ये वर्ड को नेगेटिव बना देते हैं या उसका अपोजिट बना देते हैं। नाउ मेक वर्ड बाय एडिंग द सुटेबल प्रीफिक्सेस गिवन इन द बॉक्स टू वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 1। राइट द prefixed word in column 2. One example has been done for you. नीचे कुछ आपको प्रीफिक्स दिए हुए हैं, जैसे अन, आई एम, डिस, इन, मिस, एक्स्ट्रा। तो इन प्रीफिक्स का यूज करके आपको कॉलम 2 को फिल करना है। कॉलम 1 में वर्ड्स दिए हुए हैं, कॉलम 2 में आपको फिल करना है। जैसे पॉपुलर, UN लगा देंगे तो अनपॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध होना, अनपॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध नहीं होना। बिलीफ यानी कि विश्वास होना और डिसबिलीफ यानी कि विश्वास नहीं होना। इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, अनइम्पॉर्टेंट यानी कि यूजलेस, महत्वपूर्ण नहीं है। रिस्पेक्ट होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, आदर करना। डिसरिस्पेक्ट, अनादर। करेक्ट यानी कि ठीक, इनकरेक्ट यानी कि गलत। कंटिन्यू, कोई काम जो कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। डिसकंटिन्यू, लगातार नहीं होना। अंडरस्टैंड, समझना। मिस अंडरस्टैंड मतलब कुछ समझने में जो डिफिकल्टी हो। ऑर्डिनरी, और ये इसके आगे हम लगाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये कुछ प्रीफिक्स है, इस तरीके से आपको वर्ड बनाने हैं। थर्ड है आइडेंटिफाई यानी 5 वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस फ्रॉम द स्टोरी एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच। अब आपको स्टोरी में से कोई से भी 5 वर्ड्स आपको चूज करने हैं जो प्रीफिक्स लगाओ जिन वर्ड्स के आगे। ठीक है, उन वर्ड्स को चूज करना है स्टोरी में से, फिर उनके ऊपर आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो ये जो वर्ड आए हैं ये भी स्टोरी में से ही लिए गए हैं प्रीफिक्स वाले, तो आप इन पे भी वर्ड्स सेंटेंसेस बना सकते हो, किसी भी 5 पे बनाने हैं तो ये आप खुद कर लेंगे। किसी भी 5 पे आपको वर्ड सेंटेंसेस बनाने प्रीफिक्स वाले।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। फोर्थ है, इन द सेंटेंस आई नो देन दैट माई स्टूडेंट्स हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। के सेंटेंस में मैं ये जानती थी कि मेरी जो स्टूडेंट है वो फ्लाइंग कलर्स से पास हो चुकी है। द फ्रेज इज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स इज एन इडम्स। ये क्या है? इडम्स है। इडम्स होते हैं मुहावरे। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी जो स्टूडेंट है, अब फ्लाइंग कलर्स का मीनिंग ये नहीं है कि वो जो कलर्स है वो उड़ रहे हैं, ये एक मुहावरा है जिसका मीनिंग है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, की जो उसकी स्टूडेंट है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ पास हो चुकी है। नाउ मैच द इडियम्स रिलेटेड टू लर्निंग गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। कॉलम 1 में कुछ इडियम्स दिए हुए हैं, कॉलम 2 में उनके मीनिंग्स हैं जिससे आपको मैच करने हैं। जैसे फर्स्ट है, और क्या लिखा है, नाउ यूज दीज इडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओवन। फिर इन इडियम्स से आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं, ठीक है। तो कोई भी 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। चलिए देखते हैं पहले। टू हिट द बुक्स। टू हिट द बुक्स का मीनिंग होता है स्टडी बहुत अच्छे से करना, बहुत डीपली स्टडी करना। ये मैच होगा आपका थर्ड से, टू स्टडी सीरियसली। सेकंड है टू ड्रॉ अ ब्लैंक, मतलब एकदम से खाली हो जाना, दिमाग में कोई भी चीज ना आना। ये मैच होगा आपका फिफ्थ से, टू बी अनेबल टू रिमेंबर, एकदम से कोई चीज याद ना आना, है ना। थर्ड है टू लर्न द रोप्स। टू लर्न द रोप्स का मीनिंग होता है कि किसी भी एक्टिविटी को समझते जाना, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको समझते जाना। थर्ड आपका मैच होगा 6 से, टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी। फोर्थ है टू रैक वंस ब्रेन। टू रैक वंस ब्रेन का मतलब है बहुत वेरी हार्ड, मतलब कुछ किसी चीज़ को बहुत डीपली सोचना, बहुत मेहनत से सोचना। तो ये आपका मैच होगा सेकंड से, टू थिंक वेरी हार्ड। ओके। फिफ्थ है टू लर्न बाय हार्ट। तो फिफ्थ इसका लर्न बाय हार्ट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, टू मेमोराइज समथिंग, कोई चीज़ याद कर रखना। 6 है बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब रात में, मतलब बहुत स्टडी करना, आपका पेपर हो, एग्जाम हो, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब इस मुहावरे का यूज़ करते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब आपको कोई भी 5 सेंटेंस भी बनाने हैं, तो सेंटेंस आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं इडियम से, जैसे मैंने कुछ बनाए हैं। फर्स्ट बनाया, इफ़ यू वांट टू पास, अगर आप पास होना चाहते हैं, यू विल नीड टू हिट द बुक्स एंड प्रैक्टिस वेरी एवरी डे। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड है, आई ट्राई टू रिमेंबर हिज नेम। मैं उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, बट आई जस्ट ड्रो अ ब्लैंक, लेकिन मुझे वो याद नहीं आ रहा, मतलब एकदम ब्लैंक है। थर्ड है, सारा क्विकली लर्न द रोप्स ऑफ कस्टमर सर्विस इन हर फर्स्ट वीक। सारा ने पहले ही वीक में कस्टमर सर्विस की लर्न द रोप्स, सब कुछ आसानी से बहुत जल्दी सीख लिया। फोर्थ है, ट्राई टू लर्न बाय हार्ट दीज इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फिफ्थ है, आई हैव ए बिग एग्जाम टुमारो। मेरा एक बहुत बड़ा एग्जाम है कल, सो आई विल बी बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टुनाइट। इसलिए तो आज मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा पूरी रात, यानी कि मिडनाइट ऑयल टुनाइट। ओके, तो ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। आप देखते हैं फिफ्थ, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ड्स। फर्स्ट है, सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नोवेल बाय दैट टाइम। मैंने चुपचाप जो काशी यात्री नोवेल थी वो पब्लिश्ड हो चुकी थी, मैंने उसे खरीद लिया था। सेकेंड है, आई न्यू, मैं जानती थी, देन दैट माई स्टूडेंट्स हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, कि मेरी जो स्टूडेंट है वो पास हो चुकी है विद फ्लाइंग कलर्स के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब बॉट इज एन सिंपल पास्ट टेंस। फर्स्ट सेंटेंस में आई बॉट लिखा है, ये सिंपल पास्ट है। और सेकेंड सेंटेंस में हैड पास्ड इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे हैड पास्ड लिखा है, इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट टू कंप्लीट एक्शंस। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जब 2 एक्शंस टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। वन अकरिंग अर्लियर लेटर पास्ट, एक एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, एंड द अदर मोर रिसेंटली रीसेंट पास्ट। द मोर रिसेंट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल पास्ट।
while the earlier action taken the past perfect tense। एक एक्शन जो पहले ही कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस लेते हैं, और एक एक्शन जो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे बाय द टाइम आई रीच द पार्टी, के उस समय मैं पार्टी में पहुंच चुकी थी। एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग, सब लोग अपना खाना खत्म कर चुके थे। तो मैं पार्टी में, लोग खाना खत्म कर चुके थे, ये एक्शन जो है पहले हुआ है। ठीक है, इसलिए हैड फिनिश्ड है। और मैं पार्टी में पहुंच चुकी थी, तो ये एक्शन जो है बाद में हुआ था। मैं पार्टी में पहुंची मतलब अभी भी पहुंची, और जो खाना है फिनिश हो चुका था, खाना पहले ही फिनिश हो चुका था। सेकंड देखो, व्हेन शी रिटर्न होम हर ब्रदर हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, जब वो घर पहुंची उसके भाई ने जो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, मतलब प्रोजेक्ट पहले ही कंप्लीट हो चुका था इसलिए हैड फिनिश्ड है। वो घर बाद में पहुंची है लेकिन पहुंच वो भी चुकी है, दोनों एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक्शन जो पहले कंप्लीट हुआ है उसमें हैड लगा के करना है, ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो एक्शन बाद में हुआ है वो आपका सिंपल पास्ट है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ईडी लगेगा वर्ब के पीछे। नाउ अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इसे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट सेंटेंस इसमें फिल करना है, जो नीचे आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है, व्हेन द डेलीगेट्स अराइव एट द कॉन्फ्रेंस द कीनोट स्पीकर ऑलरेडी बिगिन द सेशन। तो डेलीगेट्स के आने से पहले ही कीनोट स्पीकर सेशन को शुरू कर चुके थे। तो एक्शन पहले कौन सा हुआ था, सेशन पहले ही शुरू हो चुका था, डेलीगेट्स बाद में आए। तो जो पहले हो चुका है एक्शन वो आएगा पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड ऑलरेडी, बिगिन का हो जाएगा बिगन सेकंड फॉर्म, और अराइव का हो जाएगा अराइव्ड सिंपल पास्ट। ठीक है, सेकंड है, आफ्टर द स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज़ ऑनलाइन, कि स्टूडेंट के ये सीखने के बाद कि कैसे फेक न्यूज़ ऑनलाइन आइडेंटिफाई की जाती हैं, दे डैश स्टार्ट वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट। तो वो इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले वेरीफाई करने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या आइडेंटिफाई, पहले उन्होंने ये सीखा कि फेक न्यूज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो एक्शन पहले हुआ है तो यहाँ आएगा हैड, लर्न की फॉर्म हो जाएगी लर्नड, हैड लर्नड न्यूज़ ऑनलाइन, दे स्टार्टेड वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट। फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले वेरीफाई करना। ओके, ये स्टार्टेड। सी हो जाएगा, बिफोर किरण स्टार्ट यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म शी एंश्योर हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन। तो किरण ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले एंश्योर किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग एंश्योर की कि फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करने से पहले तो यहाँ आ जाएगा स्टार्टेड, उससे पहले उसने ये एंश्योर किया था कि ऑनलाइन फ्रॉड की प्रिवेंशन क्या है, कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो ये आएगा शी हैड एंश्योर्ड। ओके, पास्ट परफेक्ट आएगा ऊपर वाली में, स्टार्टेड सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है, बाय द टाइम, उस समय वरुण रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग ही एग्जॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज सेविंग। तो रिकॉग्नाइज, ओके, तो उस समय वरुण जो रिकॉग्नाइज इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग देख रहा था, सीख रहा था, और वो मोस्ट ऑफ द अपनी सेविंग पहले ही खर्च कर चुका था। तो पहले अपनी सेविंग खर्च कर चुका था, तो इसलिए यहाँ आएगा हैड एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ द सेविंग। यहाँ आएगा रिकॉग्नाइज्ड, के वरुण रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग, के बजट की इम्पोर्टेंस सीखने से पहले ही वो अपनी बहुत सारी सेविंग्स को खर्च कर चुका था। ई वाला है, व्हेन रघु लॉग इन द साइबर सिक्योरिटी वेबिनार द इंस्ट्रक्टर ऑलरेडी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो लॉग्ड इन करने से पहले जो इंस्ट्रक्टर है
वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। तो डिस्कस पहले हो चुका था, तो यहाँ लिखेंगे हम हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, और लॉग्ड इन बाद में हुआ है। तो रघु लॉग्ड इन टू द साइबर सिक्योरिटी वेबनाइट, रघु ने बाद में साइबर लॉग इन किया है साइबर सिक्योरिटी वेबनाइट में। इंस्ट्रक्टर हैड ऑलरेडी डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इंस्ट्रक्टर पहले ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की इंपॉर्टेंस के बारे में बता चुका था। ओके, सेकंड देखते हैं। अब दो एक्शन हो रहे हैं, दो एक्शन में आपको ये देखना है कि पहले कौन सा हुआ है। पहले जो एक्शन हुआ है वो हैड में हो जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, और बाद में जो एक्शन हुआ है वो सिंपल पास्ट। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। लास्ट ईयर माई पेरेंट्स हैड आई टेक अ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स। तो लास्ट ईयर मेरे पेरेंट्स ने एक फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स लिया, तो यहाँ आएगा टुक, टेक की फॉर्म हो जाएगी सिंपल पास्ट टुक। व्हेन वी रिव्यू आवर एक्सपेंसेस वी रियलाइज्ड वी स्पेंड टू मच ऑन अननेसेसरी परचेजेस। जब हमने रिव्यू किया अपने एक्सपेंसेस खर्चों के बारे में, तो हमें ये रियलाइज़ हुआ हम ऑलरेडी बहुत सारा अननेसेसरी परचेजिंग में खर्च कर चुके हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम बेफालतू की खरीद चुके हैं। तो खरीद पहले चुके हैं, ठीक है, खरीद पहले चुके हैं, लेकिन हमने जो अपना एक्सपेंसेस है वो बाद में रिव्यू किया है, इसलिए ये आएगा रिव्यूड, ये आएगा हैड स्पेंट। नेक्स्ट है आफ्टर माई पेरेंट्स डिस्कस वे टू सेव आई ओपन अ सेविंग अकाउंट। मतलब पहले उसके पेरेंट्स ने डिस्कस कर लिया था कि मेरे पेरेंट्स के डिस्कस करने के बाद मतलब क्या क्या तरीके से हम पैसों को सेव कर सकते हैं, उसके बाद मैंने अपना सेविंग अकाउंट खोला था। तो यहाँ आ जाएगा आफ्टर माई पेरेंट्स हैड डिस्कस वेज टू सेव एंड आई ओपन अ सेविंग अकाउंट, फिर मैंने सेविंग अकाउंट खोला। तो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, कौन सा, हैड डिस्कस, पहले डिस्कस हो चुका था, बाद में सेविंग अकाउंट ओपन हुआ है। नेक्स्ट है बाय द टाइम, उस समय वी सेट आवर बजट द कोर्स हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। जो कोर्स है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था, क्या 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 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, बाद में हमने अपने बजट को सेट किया था। तो ये आएगा हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, बाद में सेट की, ये भी क्या है, सिंपल पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट है वी हरी टू टेक नोट्स बट मैनी पार्टिसिपेंट हैड कंप्लीटेड देयर फाइनेंशियल प्लान्स। तो बहुत सारे पार्टिसिपेट अपने फाइनेंशियल प्लान्स कंप्लीट कर चुके थे, बाद में हमने जल्दी करी है नोट्स को लेने की, ठीक है। तो पहले ही कंप्लीट हो चुके थे फाइनेंशियल प्लान्स, तो यहाँ आएगा हैड कंप्लीटेड और ये आएगा हरीड, ठीक है, बाद में हमने अपने नोट्स लेने में जल्दी की। डिस्पाइट दैट वी इंजॉयड लर्निंग हाउ टू मैनेज मनी वाइजली। तो हमें इंजॉय करना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखने में इंजॉय करना चाहिए कैसे हम मनी को वाइजली, बुद्धिमानी से खर्च कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो दो एक्शन जो होंगे वहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा एक्शन पहले डन हुआ है, कौन सा बाद में, और कहाँ पे आपको हैड वाली जो पास्ट परफेक्ट लगेगा वह, और कौन से में सिंपल पास्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिसन एंड रिस्पॉन्ड। यू विल लिसन टू अ स्पीकर टॉक अबाउट डिजिटल लिटरेसी। तो आपको आपके टीचर हैं जो पढ़ के सुनाएंगे लिटरेसी के बारे में एक पैराग्राफ। एज यू लिसन आपको अच्छे से सुनना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद 1 to 3 एग्जैक्ट वर्ड्स दैट यू हियर। तो ये जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं उसमें से आपको 1 या 2, 3 जो भी वर्ड्स ठीक से लगे उनमें से एक वर्ड चुन के और आपको यहाँ लिखना है ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर टीचर्स ऑन पेज नंबर 259। तो आपकी बुक का जो 259 पेज नंबर होगा वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है, यानी पैराग्राफ दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है। तो आप उसे रीड कर लीजिएगा। मैंने इसके आंसर लिख दिए। जैसे फर्स्ट है लिटरेसी दीज डेज इंक्लूड्स द एबिलिटी टू यूज़ डिजिटल टूल्स। तो डिजिटल टूल्स का यूज़ किया जाता है लिटरेसी में। अब सेकेंड है डिजिटल लिटरेसी इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा। हमारे जो पर्सनल डाटा है उसको प्रोटेक्ट करती है कौन, डिजिटल लिटरेसी। थर्ड है डिजिटल लिटरेसी इनेबल्स टू एल्डरली टू स्टे कनेक्टेड, मतलब हमें जोड़ती भी है जितने भी बड़े लोग हैं।
फोर्थ है डिजिटल लिटरेसी एनकरेजेस यूजिंग द इंटरनेट सेफली बाय हेल्पिंग अस रिकॉग्नाइज मिस इन्फॉर्मेशन एंड स्कैम्स। तो जो डिजिटल लिटरेसी है वो हमें एनकरेज करती है कि हम इंटरनेट का सेफली यूज़ करें और हेल्प करती है जानने में कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है और स्कैम्स क्या है। फिफ्थ है द नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन हेल्प्स पीपल अक्रॉस द कंट्री बाय इम्पार्टिंग IT ट्रेनिंग। ओके, तो पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ, आंसर्स बता दिए हैं मैंने। फिर है स्पीकिंग एक्टिविटी। टर्न कोट इज अ टाइप ऑफ सोलो डिबेट वेयर द स्पीकर आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट अ टॉपिक। तो टर्न कोट क्या होता है, जिसमें एक स्पीकर होता है, कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है तो उसके फेवर में भी बोलता है, मतलब 1 मिनट तक उसके फेवर में बोलेगा और अगले 1 मिनट तक उसके अगेंस्ट बोलेगा कि उसमें क्या कमी है। एक ही जो बच्चा होता है वही बोलता है, एक ही स्पीकर। स्विचिंग साइड्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम। फर्स्ट है चूज योर टॉपिक एंड स्पीक फॉर एंड अगेंस्ट फॉर नॉट मोर देन 1 मिनट ईच। टॉपिक आपको यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक दिया है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग। तो आपको क्या इम्पोर्टेंस है कि आपको एक लैंग्वेज के अलावा और भी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है या नहीं, आपको पहले फेवर में बोलना है कि हाँ ये ज़रूरी हो सकता है, ठीक है, कि हमें एक लैंग्वेजेस से ज़्यादा दूसरी लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अगेंस्ट में बोलना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारा काम चल सकता है, हम एक ही लैंग्वेज से अपना काम कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज हमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, पर पूरी तरीके से नहीं आती। और अगर हम सीखने भी चलेंगे तो भी क्या होगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको अगेंस्ट में भी बोलना है, फेवर में भी बोलना है। सेकेंड टॉपिक है लर्निंग कैन हैपन ओनली व्हेन यू आर यंग। तो लर्निंग तभी हो सकती है जब आप यंग हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यंग हैं तभी आप सीख सकते हैं, पर इसके फेवर में भी हो सकती है पॉइंट्स कि हाँ अगर आप यंग हैं तो आपका माइंड अच्छा रहेगा, आप जल्दी से सीख सकते हैं, आप हेल्दी रहते हैं उस समय, छोटे रहते हैं। तो इसके अगेंस्ट और फेवर में आपको बोलना है। आप कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, जैसे बिगेन विथ स्पीकिंग फॉर द टॉपिक फॉर 1 मिनट। 1 मिनट तक आपको जो टॉपिक है उसके बारे में बोलना है, मतलब उसके फेवर में बोलना है। योर टीचर विल सिग्नल दैट इज टाइम टू स्पीच साइड। आपकी टीचर आपको सिग्नल देगी कि 1 मिनट हो चुका है, तो अब आप इसके अगेंस्ट में बोलेंगे। देन स्पीक अगेंस्ट द टॉपिक फॉर 1 मिनट। फिर आपको उसके अगेंस्ट में बोलना है, मतलब आपकी टीचर बता देंगे कि 1 मिनट हो चुका है। इस तरीके से करना है आपको, पिक्चर दे रखी है। यू मे यूज द फॉलोइंग सेंटेंस प्रॉम्प्ट्स। आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। जैसे जब आप फेवर में बोलेंगे तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे टू बिगेन विद आई वुड लाइक टू स्पीक फॉर द टॉपिक। यहाँ टॉपिक का नाम लिख देंगे कि मैं इसके साथ अपना टॉपिक शुरू करना चाह रहा हूँ। माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ, तो ऐसे करेंगे आप, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वॉन्टेड टू मैंशन दैट in addition to that moreover I strongly feel I have a reason to believe there is no doubt that। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। और जब आप अगेंस्ट में बोलेंगे तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। ऑन द contrary on the other hand there are 2 sides of this topic। there is no doubt that if I could make a point here I am pretty sure that well I am not sure whether you can really so to put it in a few words। इस तरीके से आप अपने टॉपिक को उसके अगेंस्ट में और फेवर में बोल सकते हैं। ओके, आपका टॉपिक है राइटिंग टास्क। एज ए सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू स्ट्रांगली बिलीव दैट स्टूडेंट्स कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन प्रमोटिंग एडल्ट लिटरेसी। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं जो स्टूडेंट हैं वो एक अच्छा रोल निभा सकते हैं, किसमें, एडल्ट लिटरेसी में एक सिग्निफिकेंट रोल वो निभा सकते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। अब आपको एक लेटर लिखना है जो लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन एडल्ट लिटरेसी। एडल्ट लिटरेसी कैंप, जिसमें आपको बताना है, इम्पॉर्टेंस बतानी है कि अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं एडल्ट लिटरेसी कैंप में तो वो कितना अच्छा होगा, कितना इम्पैक्टफुल होगा। Conducted by various organizations, discuss the benefits of such initiative for both students and society। और आपको डिस्कस करना है कितना बेनिफिट होगा ये अगर हम इनिशिएटिव लेते हैं दोनों स्टूडेंट और सोसाइटी मिलके। सजेस्ट इफेक्टिव वेज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एनकरेज मोर स्टूडेंट टू वॉलंटियर फॉर दिस नोबल कॉज।
और इफ़ेक्टिव तरीके से ये सजेस्ट करना है कि आप कैसे स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस, जिसमें आपको एनकरेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को वो एज ए वॉलंटियर इसमें काम करें, ठीक है। अ लेटर टू द एडिटर इज़ ए फॉर्मल लेटर, तो जो एडिटर को आप लेटर लिखेंगे वो एक फॉर्मल लेटर होता है, इन विच द राइटर गिव्स सजेशंस एंड क्रिएट्स अवेयरनेस ऑन एन इशू of public interest or an issue already raised in an article, write a published letter। तो जो एडिटर लेटर लिखा जाता है एडिटर को, उसमें आप सोसाइटी की जो भी इशू है, जो भी समस्या है, उसकी ओर आपको ध्यान दिलाना होता है वो लेटर लिख के, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आपको नीचे दिए हुए हैं, उस लेटर को आप लिखेंगे कैसे, जैसे पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले आपको फॉर्मेट दिया है, नेम लेना है, डेजिग्नेशन लिखना है, कौन से डेजिग्नेशन में है, फिर वहाँ का एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, सब्जेक्ट आपको लिखना है 4-5 वर्ड्स में, टाइटल जो है कौन सा केस है वो लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है आपको सर एंड मैडम। बॉडी ऑफ द लेटर है इन एट लिस्ट 3 पैराग्राफ्स, कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए जिस लेटर आप लिखेंगे। जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स बतानी है, रेज द इशू बाय सिटिंग सम लेटेस्ट न्यूज़ आइटम, सर्वे रिपोर्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आपको जो भी सर्वे रिपोर्ट है, कोई न्यूज़ आइटम है या आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसकी तरफ बताना है। ये पैराग्राफ फर्स्ट में है। जैसे आप शुरू कर सकते हैं, दिस इज़ विद रेफरेंस टू द आर्टिकल अबाउट इतना, फिर यहाँ डेट लिखेंगे, इन योर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे, ठीक है, डेट लिख देंगे, न्यूज़पेपर का नाम। एज ए कंसर्न सिटीजन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आप ये वाला लेटर लिखेंगे किसी भी एडिटर को, यहाँ से तो लाइन ये वाली लर्न ही कर लीजिए, आपको जरूरी लिखनी होती है, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे एनालाइज द इशू इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, द इशू एट हैंड इफेक्ट्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी में जो भी इशू है और उसके बारे में बहुत बड़ा आपको सेक्शन लिखना पड़ेगा कि पैराग्राफ 2, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट, ओके, it would be beneficial if such initiative nurture a sense of by engaging in these programs students। पैराग्राफ 3 में आपको लिखना है offer suggestions, solutions, request and relevant authorities to take the action and request to the editor to publish your views, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि जो भी रिलेवेंट अथॉरिटीज़ है उससे आपको एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करना है और एडिटर से पब्लिश करने के लिए ये भी रिक्वेस्ट करनी है। अब पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस इशू कुड बी, उसमें आपको सॉल्यूशन भी बताना है। वन इफेक्टिव वे टू एड्रेस दिस माइट बी अथॉरिटाइज कुड कंसीडर इम्प्लीमेंटिंग, आई ट्रस्ट दिस मैटर विल बी कंसीडर्ड सीरियसली फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, आई एम होपफुल दैट नेसेसरी स्टेप्स विल बी टेकन टू, ठीक है, ये भी लिखना है। आई होप दिस लेटर गेट्स पब्लिश्ड इन द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो लेटर है आप अपने न्यूज़पेपर में ज़रूर पब्लिश करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, यूअर्स ट्रूली, लैंग्वेज लिख सकते हैं, फॉर्मल होनी चाहिए, क्लियर और स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट सेंटेंसेज होनी चाहिए, पर्पस स्टेट क्लियरली एंड कंसाइजली, रिलेवेंट डिटेल्स टू बी गिवन। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब हम देखते हैं लेटर को आपको लिखना कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका लेटर इस तरीके से होना चाहिए। देखो, एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम आ गया, न्यू दिल्ली 05, सब्जेक्ट लिखेंगे रिगार्डिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन एडल्ट लिटरेसी, सर मैडम, nowadays students receive the most advanced form of education with the facilities provided by their parents and the government. However, a large number of adults, especially women and people, are marginalized section of the society remain illiterate. Through the columns of your esteemed daily, I would like to encourage students to volunteer for the noble cause of eradicating literacy among the adults. Okay. The youthful energy of students, their knowledge combined with advanced technology can play up pivotal roles in imparting education to adults and empowering them. Conducting adult literacy camps, night schools and spreading awareness regarding the importance of literacy would help in promoting adult literacy. Further, students can also organize online literacy classes with the help of NGOs.
I request student organization and educational institution to encourage student participation in improving adult literacy. While on one hand it would benefit the adults, on the other hand it would also benefit the students. तो ये adults को भी benefit करेगी और students के लिए भी benefit होगी. By enhancing their social as well as leadership skill, thereby contributing to the growth of society. Yours truly, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा लेटर लिखना है. नेक्स्ट है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट. इंडिया हैज 22 मेजर लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं. कौन सी सूची के? 8वीं सूची के अनुसार. ईच लैंग्वेजेस हैज़ इट्स आवर यूनिक आइडेंटिटी. हर लैंग्वेज की एक अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है. टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स एंड कंप्लीट द गिवन टेबल विद वर्ड्स फ्रॉम एनी 5 इंडियन लैंग्वेजेस. नीचे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें 5 इंडियन लैंग्वेजेस में आपको अलग अलग बताना है कि मदर को इस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फादर को, ग्रैंडफादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर. तो आपको बताना है. चलिए उसको टेबल को फिल करते हैं. यहाँ है लैंग्वेजेस. ठीक है, कन्नड़ा, तमिल, हिंदी, बंगाली और मराठी. आप इसके अलावा कोई और सी लैंग्वेज यहाँ लिखना चाहते हैं जैसे पंजाबी, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं. उसमें आप बता सकते हैं. मैंने ये लिए. जैसे ग्रैंड मदर को कन्नड़ा में कहते हैं अव्वा, और तमिल में पाती, हिंदी में दादी, बंगाली में थकुमा और मराठी में आजी. ग्रैंडफादर को कन्नड़ा में अज्जा कहते हैं, तमिल में थाथा और हिंदी में दादा कहते हैं, बंगाली में दादू, मराठी में अजोबा. मदर को कन्नड़ा में अम्मा कहते हैं, तमिल में भी अम्मा कहते हैं, हिंदी में माँ कहेंगे, बंगाली में भी माँ और मराठी में आई. फादर को अप्पा कहते हैं कन्नड़ा में और कन्नड़ा लैंग्वेज में, और तमिल में अप्पा कहते हैं, हिंदी में पापा, बंगाली में बाबा और मराठी में भी बाबा कहते हैं. सिस्टर को अक्का कहते हैं, तमिल में भी अक्का कहते हैं, हिंदी में दीदी, बंगाली में दीदी और मराठी में ताई. ब्रदर को अन्ना कहते हैं, तमिल में भी अन्ना कहते हैं, हिंदी में भैया कहते हैं, बंगाली में भाई और मराठी में भाऊ. तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस में हर चीज़ के नाम अलग अलग है. आप कोई और सी लैंग्वेज भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, और उसमें बता सकते हैं. नेक्स्ट है, डू यू नो. फर्स्ट है, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी NLMA इज रिस्पॉन्सिबल टू डिज़ाइन, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया. तो इंडिया में, भारत में एडल्ट एजुकेशन को एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को ये डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं. कौन? नेशनल लिटरेसी मिशन. डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन DAE अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, Ministry of Education, Government of India functions to facilitate the implementation of adult education program in the country. Find more information on it with the help of link given below. नीचे आपको ये लिंक दिया हुआ है ना, इस पे क्लिक करके आप और भी इंफॉर्मेशन एडल्ट एजुकेशन के बारे में जान सकते हैं. नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी. फाइनेंशियल लिटरेसी में देखो क्या है. रेफर्स टू द एबिलिटी to understand and effectively apply various financial skill including personal financial management, budgeting and investing. तो इसमें सबको ये सिखाया जाता है कि पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, बजट कैसे बनाना है, उसमें स्किल सिखाई जाती है, और इन्वेस्ट कैसे करना है. The National Center of Financial Education NCFE plays a pivotal important role in implementing financial education programs. तो फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं लोगों के लिए. द NCFE कंडक्ट सर्वेज टू असेस फाइनेंशियल अवेयरनेस. इसके सर्वे किए जाते हैं, ये देखा जाता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों में कितनी है. एंड कोलैबोरेट्स विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इंटीग्रेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इनटू द करिकुला. और जो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उससे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनसे मिलके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिखाया जाए. एडिशनली इट ऑर्गेनाइजेस एनुअल फाइनेंशियल लिटरेसी टेस्ट टू गाइड द इम्प्रूव द फाइनेंशियल नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल. फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है हर इंडिविजुअल्स को. थ्रू दीज कंसर्टेड एफर्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू एम्पावर its citizens with the knowledge and skill necessary to make informed financial decision, thereby promoting economic stability and growth.
तो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एजुकेशन देने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है ताकि लोगों में एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, उनकी ग्रोथ हो, ताकि वो पिछड़े ना रहे, है ना। थर्ड है द अर्ली लिटरेसी प्रोजेक्ट ELP is an integrated, intensive and culturally sensitive early literacy training program. The ELP primarily target out of school children and youth as well as underachieving school going children in grade 1 to 3 attending rural government primary schools. तो गवर्नमेंट के जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पे इन बच्चों को टारगेट किया जाता है जो आउट ऑफ स्कूल है, स्कूल में नहीं आते, और जो यूथ हैं, ठीक है, अंडर अचीविंग है, जिन्होंने अभी पढ़ाई नहीं करी है। बेसिकली इसमें 1 to 3 ग्रेड के बच्चे आते हैं। मोस्ट ऑफ द टारगेटेड चिल्ड्रन कम फ्रॉम द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज सच एज द माइग्रेट, इसमें माइग्रेट स्टूडेंट होते हैं जो प्रवासी बच्चे होते हैं, एंड एथनिक माइनॉरिटीज जो संख्या में कम है वो होते हैं। विद हाई इलिटरेसी रेट्स, इनमें इलिटरेसी रेट ज़्यादा होता है। इन एडिशन दे ऑल्सो हैव डिफरेंट सोशल कल्चर, इनका जो डिफरेंट सोशल कल्चर होता है मतलब अलग होती है, जिसे पिछड़ी जाति भी कहते हैं। लिंग्विस्टिक एंड इकोनॉमिक ट्रेडिशंस एंड एक्सपीरियंसेस। फोर्थ है कल्चरल लिटरेसी, refers to the awareness, understanding and appreciation of the country's diverse traditions, languages, arts and social practices. Given India's rich culture heritage, it involves the ability to engage meaningfully with the various customs and historical narratives while navigating modern influences. Government initiative and educational programs through the organization like the Center of Cultural Resources and Training CCRT promote cultural literacy by integrating regional languages, arts and traditions into learning frameworks. तो कल्चरल लिटरेसी भी दिया जाता है, प्रोग्राम है। तो इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है क्योंकि हमारा जो भारत है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। हर भारत में अलग भाषा बोलने वाले जाति वाले लोग हैं, तो इनको एक कल्चर से जोड़ा जाता है, इसलिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ द फिलोसफी, एस्थेटिक्स and beauty inherent in India art and culture, and focus on formulating methodology for incorporating a culture component in curriculum teaching. The role of culture in science and technology, housing, agriculture, sports, etc. in all aspects of development and growth is emphasized. Okay. Third है talk to your grandparents and find out which book or magazine they enjoy reading. अब आपको अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि कौन सी बुक या मैगजीन उन्हें पढ़ना अच्छी लगती है या पहले उन्होंने कभी पढ़ी है। बाय अ कॉपी ऑफ इट एंड प्रेजेंट इट टू दैम एज ए गिफ्ट। आपको उसकी वो एक कॉपी खरीदनी है, चाहे कोई बुक हो या नॉवेल हो, मैगजीन हो, और उनको गिफ्ट करनी है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये था आपका क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर हमने करे। चैप्टर हम पहले ही रीड कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।